आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीनियस कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज हम क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 1 है आपका फिजिकल वर्ल्ड भौतिक जगत, उस चैप्टर का ठीक लेक्चर नंबर 2 लेंगे। हमने बोला था कि अगले हम लेक्चर में ठीक है जो आपके प्राकृतिक में मूल रूप से जो बल हैं उस बल के बारे में हम इसमें बताएंगे। ठीक है, तो हमारे प्राकृतिक में मूल रूप से जो बेसिक जो बल है, स्टार्टिंग के जो हमारे पास बल है ठीक है, वो केवल 4 प्रकार के ही बल हैं। उन चारों प्रकार के बलों के अंदर हम बहुत 100 सैकड़ों बल ठीक है, 500 1000 जो भी है बहुत सारे बलों का अध्ययन करते हैं, लेकिन वो सारे बल ठीक है जो 4 प्रकार के मैं बल बताऊंगा उन्हीं बलों के अंदर होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उस पहले बल के बारे में जानते हैं कि सबसे पहला बल क्या है। ठीक है, जो प्राकृतिक हमारा बल है ठीक है, वो सबसे पहला बल क्या है। तो मैं बात करूंगा किसकी, नेचुरल जो फोर्सेस हैं, नेचुरल फोर्सेस जो फोर्सेस हैं यानी प्राकृतिक जो बल है, प्राकृतिक बल, उसमें मैं बात करूंगा सबसे पहला बल जो है वो क्या है। तो सबसे जो आपका पहला बल है ठीक है, ये है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, सबसे फर्स्ट बल के बारे में बात करूंगा। वो बल क्या है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल। अब जो ये प्रकृति में आपका सबसे पहला जो बल है ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस गुरुत्वाकर्षण बल का जो खोज किया था आप जानते होंगे न्यूटन के बारे में, न्यूटन ने ही इस गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था। ठीक है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल। अभी जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये लगता कहाँ पे है, ये आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आप जान लीजिए। ठीक है, ये हमारे जो प्लानेट है, ग्रह जो है ठीक है, इन ग्रहों के बीच ठीक ये लगने वाला क्या होता है, आकर्षण बल होता है। याद रखना है हमेशा, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा क्या होता है, आकर्षण बल का प्रारूप होता है। इसमें कोई प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है लगता किसके बीच है, ग्रहों के बीच में। जैसे आपका पृथ्वी हो गया ठीक है, बृहस्पति ग्रह हो गया, सूर्य ग्रह हो गया, चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। तो ग्रहों तथा उपग्रह तारे जो है ठीक है, यानी उनके बीच लगने वाला जो बल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, इस गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में ठीक है न्यूटन ने क्या किया था कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ था। अभी मैं फिलहाल उस स्टेटमेंट को समझाऊंगा। ठीक है, बाकी जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा ग्रेविटेशन, आपके खुद फिजिक्स में ये चैप्टर सारे पढ़े हैं, उन सब चैप्टरों में इस फोर्स के हम विस्तृत क्या करेंगे, इस फोर्स के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी जो न्यूटन का स्टेटमेंट है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उसको आप देखिएगा ध्यान से क्या होता है। तो न्यूटन के अनुसार, पहले मैं यहाँ पे चित्र बना दूं, इसको थोड़ा समझना है आपको। यहाँ हमारे पास क्या है कि 2 पिंड है ठीक है, ये 2 ग्रह है। ठीक, मैं बोल दे रहा हूँ एक जो ग्रह है इसका जो द्रव्यमान है m1 है और दूसरे का द्रव्यमान क्या है, m2 है। ठीक, मैं कह दे रहा हूँ कि इनके जो बीच की दूरी है ये ठीक है, ये आपका क्या है, स्मॉल r है। ये स्मॉल r दूरी पर दोनों है। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, यानी इनके बीच आकर्षण बल लग रहा है। ठीक, ये जो बल लग रहा है कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण बल, फोर्स लग रहा है उसमें। अब इस आकर्षण बल का आखिरी जो मान होगा ये क्या होगा। ठीक, इसको निकालने के लिए न्यूटन ने क्या किया था कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, उस स्टेटमेंट के जरिए हम क्या करेंगे कि इसके आकर्षण बल का हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। ठीक, चलिए हम बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट हम लिखते हैं, यानी स्टेटमेंट इसका क्या है कि किसी यानी जो अभी हमने आपको यह स्टेटमेंट बताया था, स्टेटमेंट क्या है कि किसी 2 पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो दोनों पिंड हैं इनके बीच ये जो फोर्स लग रहा है, आकर्षण बल, ये कितना लग रहा है, इसका मान निकालना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के यानी m1 और m2 के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हम अर्थात क्या कह सकते हैं, यानी अर्थात जो ये फोर्स होगा ठीक है, इसको हम कैसे फाइंड करें, कैसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं ये देखना है। अर्थात यानी जो F है बोल रहा है कि उन दोनों पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का जो मान होगा ठीक है, ये मान आखिर होगा कितना। तो क्या बोला जा रहा है कि इन द्रव्यमानों, इन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो पिंडों के द्रव्यमान क्या है, एक का m1 है, दूसरे का क्या है, m2 है।
तो इनके गुणनफल का ये क्या होता है, समानुपाती होता है। तो जैसे हमने क्या बोला है कि किसी दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तथा क्या होता है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी क्या है, आर के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती इसमें ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये दोनों स्टेटमेंट हमें यहाँ लिख दिए, ठीक। ये आपका हो जाता है इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाता है इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कराते हैं कि दोनों इक्वेशन हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फोर्स को निकालना सीखेंगे, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 तथा 2 से हम क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, F प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट मिलता है टोटली, ठीक है। बाकी इसके आगे जो रिजल्ट है, ठीक है, उस रिजल्ट की हम चर्चा करेंगे जब हम क्लास लेंगे इसका ग्रेविटेशन का, ठीक है। अभी हम क्या करना है, हमें अभी केवल आपको इस फोर्स से, ठीक है, रूबरू कराना है। इसके बारे में थोड़ा सा अभी आपको नॉलेज देना है। विस्तृत अध्ययन करने के लिए हम चैप्टर में जब चलेंगे तब इसका विस्तृत अध्ययन हम आगे की तरफ करेंगे, ठीक है। अब मैं बात करूंगा जो आपका इसमें दूसरा बल है, ठीक है। पहला बल क्या हो गया, पहला प्राकृतिक जो बल है, पहला का नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अब मैं दूसरे फोर्स के बारे में बात करूंगा, जो एक दूसरा इसका जो प्राकृतिक बल है वो क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे बल की। तो दूसरा बल क्या है आपका, विद्युत चुंबकीय बल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे, ठीक है, देखेंगे कि ये क्या होता है। हमें इसका विस्तृत अध्ययन क्लास 12th में करने को मिलेगा, ठीक। अभी हम 60 में इसका अध्ययन करेंगे, जो कि आपके जितना चैप्टर में है, ठीक है। बाकी आगे का अध्ययन इसके विस्तृत जो इसका जब हम अध्ययन करेंगे वो 12th में करेंगे। अभी इसके पहले जो हमने बताया था जो गुरुत्वाकर्षण बल था, उसका विस्तृत अध्ययन हम फर्स्ट ईयर में ही करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका विद्युत चुंबकीय बल है ये क्या होता है। अभी हमने क्या बोला था कि इसके पहले जो गुरुत्वाकर्षण बल था उसमें हमने क्या बोला था, केवल आकर्षण बल बोला था। लेकिन जो ये है विद्युत चुंबकीय बल, इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बलों की बात होती है, ठीक। ये क्या होता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, उनके बीच लगने वाला जो बल होता है, यानी आवेशों के बीच लगने वाला ये बल होता है, ठीक है। आवेशों के बीच लगने वाले जो बल होते हैं, इस बल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय बल बोलते हैं। ये विद्युत चुंबकीय बल का जो खोज हुआ था, ठीक है, इसका जिसने खोज किया था उसका नाम क्या है, कूलाम है, ठीक है। तो कूलाम ने क्या किया था, एक नियम दिया था, उसको आप पहले यहाँ पे मैं फिर चित्र के द्वारा, जैसे हमने पहले में यहाँ पे दो पिंड बनाया हुआ था, वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दो आवेश बनाएंगे। एक आवेश का नाम रखेंगे Q1, दूसरे आवेश का नाम रखेंगे Q2, और इनके जो बीच की दूरी होगी ये क्या रहेगी सॉरी R ही रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है, ठीक है, यहाँ पे ये आकर्षित भी करते हैं, प्रतिकर्षित भी करते हैं। अगर ये सेम रहे, दोनों अगर प्लस प्लस है, ठीक है, तो दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो क्या लगेगा, आकर्षण बल। तो इसलिए जो बल होगा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बल होंगे। अब मैं बात करूंगा आपके जो कूलाम साहब थे, उन कूलाम साहब के स्टेटमेंट की, कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था। ये जो स्टेटमेंट था बिल्कुल जो आपका गुरुत्वाकर्षण जो बल का स्टेटमेंट था, ठीक है, उसी पे बेस्ड है, सेम वैसे ही है। केवल उसमें अंतर क्या हो जाएगा कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं इसको लिखता हूं। तो क्या इसमें करना है कि लिखना है यहाँ किसी तो क्या है आपका जो सेकंड इसमें है, सेकंड जो आपका विद्युत चुंबकीय बल है, ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है कि किसी दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी हमारे कहने का मतलब क्या है कि आपके पास ये दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल लग सकता है या तो प्रतिकर्षण बल। तो इस आकर्षण बल का मान हम कैसे निकालेंगे या प्रतिकर्षण बल का मान कैसे निकालेंगे। तो ये मान निकालने के लिए, ठीक है, कूलाम ने एक नियम दिया था, उनका जो स्टेटमेंट था ये आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। स्टेटमेंट क्या था कि किसी दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो मान होगा उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, जो F है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू
किसके है, आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी ये आपका सेकंड स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे क्या कर देंगे, लिख देंगे F प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा देंगे, Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेटमेंट इतना करके हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। बाकी की इसके बारे में जो डिस्कशन होगा, ठीक है, वो हमारा सेकेंड ईयर में होगा। ठीक, अभी हम इसको यहीं पे क्या करेंगे, रोकेंगे। ठीक है, अब अगला जो इसमें तीसरा बल है उसके बारे में देखते हैं कि आपका तीसरा फोर्स क्या है। हमारा जो प्रकृति में तीसरा बल है, ठीक है, इस बल का क्या नाम है, प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, ये बल क्या होता है, इसको आइए हम समझते हैं। ठीक है, और समझाते हैं। यानी आप सबसे पहले जानते होंगे कि कोई भी तत्व है, उस तत्व में क्या होते हैं, अणु और परमाणु होते हैं। तो उसकी जो परमाणु की संरचना, एक परमाणु की संरचना होती है, आप देखे होंगे। ठीक है, कि ऐसे क्या होता है, इसमें कोष होते हैं। ठीक, ऐसे करके इसमें कई कोष बने होते हैं। आप देखे होंगे कि इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। आप इस चीज को देखे होंगे ऐसे करके। अब ये इसमें आखिर कौन सा बल होता है, क्या होता है। ठीक है, ये तो सेंटर में क्या होता है, इसका नाभिक होता है। हम इसको क्या बोलते हैं, ये आपका नाभिक है। ठीक, और इस नाभिक में आपको पता है कि प्लस चार्ज होता है, और ये बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस पे क्या होता है, माइनस चार्ज ऑलरेडी होता है। तो आखिर कोई ना कोई फोर्स होगा, ठीक है, कोई बल होगा, ठीक है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं। ठीक, यानी यहाँ से इस पर कोई बल लगा होता है, जिसके कारण ये आपके जो इलेक्ट्रॉन है क्या नहीं करते हैं, कक्षक छोड़ के बाहर नहीं जाते हैं। इसमें क्या होता है, कोई ना कोई आपका फोर्स होता है। ठीक, तो आखिर फोर्स कौन लगा रहा है, तो ये कौन लगा रहा है, नाभिक लगा रहा है ना। ये नाभिक ऐसा क्या करता है, स्ट्रांग फोर्स लगाता है इस पर। ठीक है, बहुत शक्तिशाली फोर्स लगाता है। ठीक है, प्रबल बल लगाता है, जिसके कारण ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन है, इस नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी कक्षक को छोड़कर क्या नहीं कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इस बल को हम क्या बोलते हैं, प्रबल नाभिकीय बल। यानी आप देख रहे हैं कि किसी भी तत्व के किसी एक परमाणु के नाभिक द्वारा, ठीक है, उसके बाहर की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों पर लगाए गए बल को हम क्या कहेंगे, प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको क्या कर देते हैं, एक बार लिख देते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या है यहाँ पे, क्या लिखा है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक द्वारा उसके इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। हमने आपको यहाँ एक एग्जांपल देकर समझाया हुआ था कि ये आपका नाभिक है, ये किसी तत्व का क्या एक परमाणु है। उस परमाणु का हमने क्या किया, नाभिकीय संरचना बनाया। इस नाभिकीय संरचना में ये क्या है, सेंटर में इसका नाभिक है, ये अगल बगल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। यानी ये क्या करता है, जो नाभिक है, इन पर एक स्ट्रांग बलशाली बल लगाता है। ठीक है, बलशाली यानी बहुत शक्तिशाली फोर्स लगाता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षक को छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं। वो जो शक्तिशाली जो बल होता है, फोर्स होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रबल नाभिकीय बल। अब हम बात करेंगे जो हमारी चौथी फोर्स है, उसको हम देखते हैं कि चौथा बल क्या है। अब हम बात करेंगे दुर्बल नाभिकीय बल की। हम चौथा जो हमारे पास जो बल है, ठीक है, चौथे बल का क्या नाम है, दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक, अब हम इसको जानेंगे कि ये क्या होता है। यानी हमने अभी आपको क्या बोला था कि इसमें दुर्बल नाभिकीय बल में ये हम मान ले कि किसी तत्व के एक परमाणु का क्या है, ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन उपस्थित है। ठीक, अब इस प्रोटॉन से, ठीक है, अगर हम क्या करें, कोई बीटा कण बाहर निकाले, यानी बीटा कण का क्या हो, इसमें से बाहर निकले, यानी बीटा कण क्षय हो। ठीक है, अगर जब बीटा कण इसमें से क्या हो, क्षय जब होता है ना बीटा कण, तो उससे जो बल इसमें निकलता है, उससे जो फोर्स निकलता है, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल। यानी किसी भी तत्व के नाभिक से अगर बीटा कण का क्षय होता है, उस क्षय के कारण जो बल उत्पन्न होता है, ठीक, उस बल को हम क्या कहते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा लिख दे रहे हैं, फिर आपको एक थोड़ा सा फिर समझाते हैं इसको। ठीक है, कमेंट हो गई।
जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब किसी नाभिक से बीटा कण का क्षय होता है तो जो बल उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। यानी कोई भी नाभिक है उससे, यानी केवल आपको एक चीज याद रखना है कि उससे जब कभी भी बीटा कण बाहर निकलेगा, तो जैसे बीटा कण बाहर निकलेगा तो उसमें से क्या होगा, कुछ बल निकलेगा, ठीक। उस बल को हम क्या बोलेंगे, दुर्बल नाभिकीय बल। यानी बहुत छोटी होती है उस बल की मान। तो जो बल होगा उस बल का मान क्या होगा कि 10 की पावर -15 न्यूटन, ठीक है। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कम मात्रा में उस फोर्स की जो पावर होगी बहुत कम होगी, ठीक। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। इसी के साथ, ठीक है, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था क्लास 11th के फिजिक्स का, ठीक है, ये अब समाप्त होता है। और बाकी जो है अब हम क्या करेंगे कि जो इसका सेकंड चैप्टर है, ठीक है, उसका वीडियो अब अगले एक दिन के बाद से आपको मिलना चालू होगा, यानी 1 से 2 दिनों के बाद मैं उसको जारी करूंगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपको सही ढंग से समझ में हमें उम्मीद है कि आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि आपका बस एक काम है कि इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। शेयर करने के बाद भी और जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनसे इसे सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है। बाकी अब इसके लिए धन्यवाद। आगे मैं देखता हूँ अभी 1-2 दिनों में हो सके कि मैं मैथ का भी लेक्चर आपका बनाऊं।